हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। इससे पहले हम इम्यूनोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जाना था कि इम्यूनोलॉजी में या जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें होती हैं। तो आज हम लोग एक सेगमेंट पढ़ने वाले हैं इम्यूनोलॉजी का, इन्नेट इम्यूनिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है। इन्नेट इम्यूनिटी हमारे पास बर्थ से ही होती है, यानी हमारे पास ये जन्म से ही होती है। और इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें बाहर से आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो फॉरेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे बचाते हैं। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, यानी वो सबके अगेंस्ट काम करती है। ऐसी कोई स्पेसिफिक नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बैक्टीरिया के लिए काम करेगी या सिर्फ फंगस या वायरस के लिए काम करेगी, वो सबके लिए काम करती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है। जितने भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स या पैथोजन हैं उनके अगेंस्ट ये काम करती है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमें देती है, यानी कि अगर कोई भी पैथोजन आएगा तो सबसे पहले हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम हमारी इन्नेट इम्यूनिटी करेगी, क्योंकि जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो तो बाद में आती है। सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी ही हमें प्रोटेक्ट करती है, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और सभी फॉरेन मॉलिक्यूल्स या पैथोजन के अगेंस्ट ही काम करती है। अब अगर हम बात करें कि इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी उनके एलिमेंट्स की, कि क्या क्या बैरियर्स होते हैं या क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनकी हेल्प से इन्नेट इम्यूनिटी हमें मिलती है। तो सबसे पहला जो है वो है फिज़िकल बैरियर्स। हमारी बॉडी में कुछ फिज़िकल बैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से जो बाहर की चीज़ें होती हैं, जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले उन्हें फिज़िकल बैरियर्स का ही सामना करना पड़ता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो भी हमारी स्किन होती है वो चीज़ों को अंदर नहीं जाने देती, जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अंदर नहीं जाने देती है। जैसे आप देखते हैं कि हमारी पूरी बॉडी पे स्किन होती है, जब तक कि स्किन इंटैक्ट रहेगी यानी पूरी तरीके से सही रहेगी तब तक कोई भी ऑर्गेनिज्म अंदर नहीं जा सकता। मान लीजिए कि हमें चोट लग जाती है। आपने देखा ही होगा कि जब हमें चोट लग जाती है तो ऐसा बोला जाता है कि उस घाव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पैथोजन्स आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं या फंगस आ सकती है। क्योंकि अब जो हमारी स्किन है वो इंटैक्ट नहीं रही है, क्योंकि वहाँ पे घाव बन गया है या चोट लग गई है। तो अब उस चोट के थ्रू वो जो बैक्टीरिया हैं या जो भी पैथोजन है इन्वायरमेंट में, वो हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि घाव को कभी भी खुला ना छोड़कर उस पर कुछ लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, एक तो हमारी स्किन हो गई। अब दूसरी चीज़ है कि जो हमारा पसीना होता है, यानी जो हमारा स्वेट होता है, उसका पीएच एसिडिक होता है। और जो हमारे सेबेशियस सिक्रीशंस होते हैं, बॉडी में हमारे स्वेट होता है और सिक्रीशन होते हैं, तो जो हमारा पसीना होता है इसका पीएच एसिडिक होता है, जिस वजह से जितने भी हमारे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमारी बॉडी पर टिक नहीं पाते हैं। और दूसरी बात, इसमें फैटी एसिड्स भी होते हैं। ये जो सिक्रीशंस होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो और लाइजोजाइम होते हैं। जैसे कि लाइजोजाइम एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ही है। तो लाइजोजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देता है। तो जिस पसीने को या जिस स्वेट को हम वेस्ट समझते हैं वो वेस्ट नहीं होता। एक तो हमारी बॉडी को वो ठंडा रखता है, और दूसरी चीज़ ये कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमारी स्किन पर, हमारी बॉडी पर ग्रो नहीं करने देता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हुआ है हमारे फिजिकल बैरियर की बात। और भी कुछ फिजिकल बैरियर्स हैं, जैसे कि जो हमारे रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उस पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। मान लीजिए कि हमारी जो ओपनिंग्स हैं, जैसे कि हमारा मुंह हो गया, माउथ हो गया, उससे जो ऑर्गेनिज्म है वो अंदर चले गए, तो वो सीधा उनका सामना रेस्पिरेटरी सिस्टम से होगा या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होगा। अगर वो सांस के थ्रू जाते हैं तो रेस्पिरेटरी से होगा, और अगर वो हमारे ईसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू जाते हैं तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट उनको वहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिफेंस सिस्टम होना चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पर म्यूकस सिक्रीट करती रहती है ये मेम्ब्रेन, और वो जो म्यूकस होता है वो फॉरेन माइक्रोब्स को, यानी जो फॉरेन ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एंट्रैप कर लेता है, वहीं पर फंसा लेता है म्यूकस में और अंदर तक नहीं जाने देता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो सीलिया से कवर होता है, यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे बाल होते हैं बिल्कुल उसी तरीके के सीलिया होते हैं, ये हेयर लाइक होते हैं। ठीक है, इनसे क्या होता है, ये मूव करते रहते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म
या जो भी बाहर की चीज़ें डस्ट वगैरह होती हैं वो सब बाहर जाती रहती हैं, वो सिस्टम में अंदर नहीं आती। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी आंखें होती हैं वो भी एक तरीके से एक ओपनिंग ही है। ठीक है, इसके थ्रू भी चीज़ें अंदर आ सकती हैं। तो इससे हमें बचाता है कंजक्टिवा। जो हमारी कंजक्टिवा होती है वो म्यूकस सिक्रीटिंग होती है। कंजक्टिवा हम बोल सकते हैं हमारी आइज़ की मेम्ब्रेन होती है। तो जो कंजक्टिवा होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है और वो म्यूकस सिक्रीट करती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं इस म्यूकस में और आंखों के थ्रू वो अंदर नहीं जा पाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि क्योंकि हमारी आंखों में हमेशा नमी बनी रहती है, टीयर्स रहते हैं हमारी आंखों में, नॉर्मल भी हमारी आंखों में नमी बनी रहती है, तो ये जो हमारे टीयर्स होते हैं इनमें भी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये भी क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। साथ साथ में ये आंखों को मॉइस्ट भी रखती है, क्योंकि वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉइस्ट रहना। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये होता है। अब हम बात करते हैं केमिकल मीडिएटर्स के बारे में। तो फिजिकल बैरियर्स के बाद हमारे आते हैं केमिकल मीडिएटर्स। ये भी हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स होते हैं। अब केमिकल मीडिएटर्स में क्या आते हैं, केमिकल मीडिएटर्स में ऐसे केमिकल आते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी फॉरेन चीज़ें हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं केमिकल मीडिएटर्स। ठीक है, और ये हमारे इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। ठीक है, अडेप्टिव इम्यूनिटी से पहले से ही हमारी बॉडी में होते हैं, इसलिए ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। जितनी भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, अगर आपने सुना होगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में और नहीं भी सुना होगा तो अगले लेक्चर्स में हम ज़रूर पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जितनी भी होती हैं ये केमिकल मीडिएटर होती हैं और इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होती हैं। साइटोकाइंस हो गए, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स, एक्यूट फेज प्रोटीन्स, कैटाइनिक पेप्टाइड्स, एंजाइम्स जैसे कि लाइजोजाइम और बहुत और सारे एंजाइम्स भी होते हैं। तो ये सब केमिकल मीडिएटर्स होते हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, अब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो जब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में हम जानेंगे, पर फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, या हम कह सकते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, जो कि लिवर बनाता है और ये ब्लड में सर्कुलेट करती रहती हैं। ठीक है, बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज़ के साथ मिलकर क्या करती हैं, किसी भी पैथोजन को किल करने का काम करती हैं। तो ये जो हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं ये एक कॉम्प्लेक्स सा बना लेती हैं, जिससे कि जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है वो ब्रीच हो जाती है, यानी उसको ये ब्रीच कर देते हैं और उसका सारा कंटेंट बाहर निकल जाता है, उसको तोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन मिलकर कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये आपको कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ये मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की और यहाँ पे बहुत सारी ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करती हैं, ये कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जो कि क्या करते हैं यहाँ पे पोर क्रिएट कर देता है बैक्टीरिया या जो भी पैथोजन है उसके सेल वॉल में, जिस वजह से जो भी उसका कंटेंट होता है वो बाहर आ जाता है और वो किल हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे एक अलग लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगले जो केमिकल मीडिएटर्स हैं वो है साइटोकाइंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी हम सेपरेट लेक्चर में समझेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी का साइटोकाइन। ठीक है, वैसे तो और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉम्प्लीमेंट भी इंपॉर्टेंट है, पर साइटोकाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो साइटोकाइन क्या होता है, साइटोकाइन हम किसी भी ऐसे केमिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ये सॉल्युबल प्रोटीन्स होती हैं, एक्चुअली में ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, और ये जो होती हैं हमारी ये मीडिएटर्स की तरह काम करती हैं, केमिकल मीडिएटर्स की तरह। और इनके एग्जाम्पल हैं मोनोकाइंस, लिम्फोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरोन्स और भी बहुत सारे। ठीक है, साइटोकाइंस आप जानते हैं, साइटोकाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है या फिर इन्नेट रिस्पॉन्स होता है, साइटोकाइंस पर वो बहुत हद तक डिपेंड करता है। जब हम साइटोकाइंस समझेंगे तब आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। जो बी सेल होता है, जो टी सेल होता है, जब वो इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, हमारा जो अडेप्टिव रिस्पॉन्स होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास साइटोकाइंस नहीं होंगे तो हमें इम्यूनिटी नहीं मिल पाएगी किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस की इमेजेस देखते हैं। साइटोकाइन में आप देख सकते हो कि साइटोकाइन क्या कर रहा है, केमिकल मीडिएटर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। ये मैक्रोफेज
पर भी काम कर सकता है और ये लिम्फोसाइट, ग्रेनुलोसाइट सबके साथ सिंक्रोनाइजेशन में काम करता है। ठीक है बच्चों, तो कोई एक से हमारा साइटोकाइन निकलता है किसी एक सेल से और दूसरे सेल पर जाकर क्या करता है, वो इफेक्ट दिखाता है, या कई बार वो अपने से ही सिक्रीट होकर जिस सेल से सिक्रीट होता है उस पर ही इफेक्ट दिखाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन बिहेवियर। अगर दूसरे पे दिखाता है तो पैराक्राइन बिहेवियर बोलते हैं। वो चीज़ें भी हम सब समझेंगे। ठीक है, तो साइटोकाइन केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, ये एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल तक सिग्नल पहुंचाने का ये काम करते हैं। ठीक है, और ये इन्नेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट होते हैं और अडेप्टिव इम्यूनिटी में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर एक और भी इंपॉर्टेंट केमिकल मीडिएटर आते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स। पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एक्चुअली में, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स ये भी इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारा माइक्रोब्स होते हैं उनके पैटर्न को पहचान लेते हैं। ठीक है, उनके पैटर्न को पहचान लेते हैं, उनको पहचान लेते हैं कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सिस्टम को सिग्नल दे सकते हैं कि हाँ भाई ये इस टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है बच्चों, अब जो ये हमारे पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अगर हम कहें तो एक पैटर्न, एक पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है, यानी PAMP। हर एक पैथोजन से एसोसिएटेड एक मॉलिक्यूलर पैटर्न होता है, उनका एक पैटर्न होता है हर एक पैथोजन का। ठीक है, जो भी बाहर से एजेंट आता है, फॉरेन मॉलिक्यूल आता है, उसका एक पैटर्न होता है, उसको डिटेक्ट करने का काम करते हैं ये हमारे पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, जो हमारे टोल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं वो इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जो हमारे TLRs होते हैं, टोल लाइक रिसेप्टर्स, वो पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं पैथोजन्स को और सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि ये पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर चुका है। ठीक है बच्चों, ये आप देख भी सकते हो, ये हमारे TLR का डायग्राम है। ये डिफरेंट तरीके के TLR हैं, जैसे ये TLR4 है जो ये आप देख रहे हो। ठीक है, ये TLR2 और TLR1 है। इस तरीके से ये बहुत सारे TLR यानी टोल लाइक रिसेप्टर्स हैं। ये क्या करते हैं, पैथोजन्स को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ये क्या होते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा TLR का डायग्राम था। अब हम बात करते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स के बारे में। ये भी इन्नेट इम्यूनिटी का एक कंपोनेंट होते हैं। एक्यूट फेज प्रोटीन एक्चुअली में हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन का। प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ये और हेट्रोजीनियस होती हैं ये मेनली लिवर प्रोड्यूस करता है। तो आप देख रहे होंगे लिवर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए। ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी करता है प्रोड्यूस, ये हेट्रोजीनियस प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करता है और भी बहुत सारे काम हैं लिवर के। ठीक है, तो लिवर इनको प्रोड्यूस करता है और यहाँ पर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल हैं कुछ, जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीरम एम्लॉयड प्रोटीन, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं एक्यूट फेज प्रोटीन की। ठीक है, इन प्रोटीन का काम क्या होता है, ये प्रोटीन क्या करती हैं, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, और जो हमारा माइक्रोब्स है उसके ऑप्सोनाइजेशन में भी रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगी तो ऑप्सोनाइजेशन हो जाता है माइक्रोब्स का। ठीक है, तो इनका मेन काम होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में असिस्ट करना, कॉम्प्लीमेंट जो हमारा सिस्टम है पूरा उसमें असिस्ट करना, उसको एक्टिवेट करना। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं सेलुलर डिफेंसेस की। अब सेलुलर डिफेंसेस कुछ स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, माइक्रोब्स पर अटैक करते हैं। ये भी हमारे इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर सबसे पहले हमारा न्यूट्रोफिल पहुँचता है। उसी तरीके से मैक्रोफेज, कोई भी माइक्रोब अगर बॉडी के अंदर आता है तो उसको एनगल्फ कर लेता है, उसको खा जाता है। ठीक है, मोनोसाइट से ही आगे चल के मैक्रोफेजेस बनते हैं। नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो कि ट्यूमर सेल्स को पहचान लेते हैं कि हाँ ये ट्यूमर सेल है और इसको अब हमें किल करना है। तो नेचुरल किलर सेल ट्यूमर सेल्स पर बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ सेल्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। तो बच्चों इस तरीके से ये कुछ कंपोनेंट्स थे हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के। तो ये तो मैंने आपके साथ सिर्फ चीज़ें शेयर की हैं कि ये कंपोनेंट्स है। अब इन कंपोनेंट्स के बारे में भी हम डिटेल में सेपरेट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।